नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में जातीय गणना का काम एक बार फिर से तेजी से शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार जातीय गणना का 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन जातीय गणना की राह में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है और याचिका में जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। आपको बताते चलें कि पटना हाई कोर्ट ने 1 अगस्त के अपने फैसले में बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक को हटा दिया था और जातीय गणना का विरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उधर बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कोर्ट से अपील की हुई है कि इस मामले में बिना सरकार का पक्ष सुने कोई आदेश जारी न किया जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट के विवेचना में और विचार में ये जजमेंट किसी कारणवश डिफेक्टिव लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस इशू पहले करेगा इसकी सुनवाई के लिए। उसके बाद ये इसकी सुनवाई बाद में होगी या जो भी निर्णय होगा। अब प्रश्न ये होता है कि क्या नोटिस इशू के समय में सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा या नहीं करेगा। यदि स्टे कर देगा तो आगे की कार्रवाई फिर से रुक जाएगी, स्टे नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई चलेगी। प्रश्न तो यही है। लेकिन यदि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का जब होगा तो अल्टीमेटली तो उसी से ये गाइड होगा ये इशू। और इसी बीच जातीय गणना पर सियासी घमासान भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। के सर्वे कार्य में जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, जो हमारे विरोधी इसमें बाधक बन रहे हैं, उनको पटना माननीय उच्च न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी और जातीय आधारित गणना का सर्वे कार्य कराने की अनुमति पटना माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है और 80% कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, अब कोर्ट का क्या फैसला आता है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत होगा और फिर देखा जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन इतना तय है कि जो जातीय सर्वे का काम चल रहा है वो समाज के हित में है, बिहार के हित में है, बिहारियों के हित में है। भाजपा के लोगों ने हमेशा इस बात का ढोंग किया है कि वे लोग बिहार में जातीय गणना के समर्थन में हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था के माध्यम से इन लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत हाई कोर्ट में जातीय गणना के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन अंततोगत्वा न्याय की जीत हुई। हाई कोर्ट से बिहार की सरकार के हित में, बिहार के लोगों के हित में फैसला आया और जातीय गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब इन लोगों की कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से आज सुनवाई है, कैसे सुनियोजित साजिश रची जाए और जातीय गणना के काम को रोका जाए। लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी फैसला बिहार के हित में आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला आने वाला है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन बिहार में जब जातीय जनगणना के निर्णय लिया गया था तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सहयोग में भारतीय जनता पार्टी थी और सबसे मुखर होकर के इसके बात की थी, वकालत की थी। लेकिन आज जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी सीना पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग सरकार के साथ थे और जातीय जनगणना के साथ थे, लेकिन कुछ लोग सियासी साजिश के तहत जनगणना नहीं होना देना चाहते हैं। वैसे राजद और कांग्रेस के लोग गुड़ भी खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। ऐसे लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के फैसला का स्वागत करेगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बिहार की अगर हम बात करें तो जातीय गणना के मद्देनजर आज की ये सुनवाई जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जाए, क्योंकि जातीय गणना का काम जारी रहे या फिर इस पर स्टे लगाया जाए, ये फैसला क्या आज संभव माना जाए?
जी देखिए, आज फिलहाल विवाह पहली सुनवाई है तो उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश जारी करे, लेकिन मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चूंकि इस मामले में तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बिहार में जो जातीय गणना फिलहाल की जा रही है वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और केवल फिलहाल केंद्र सरकार को ही अधिकार है कि वो इस पूरे विषय को लेकर किसी भी राज्य में या जो जनगणना की प्रक्रिया है, आर्थिक रूप से जो सर्वेक्षण किया जा रहा है वो फिलहाल करने का जो अधिकार है वो फिलहाल संविधान के अनुच्छेद खंड 3 में केंद्र सरकार को ही मिला है। चूंकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये कोई जनगणना नहीं है, ये केवल जातीय सर्वे है जो फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई चली। हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम आदेश जारी किया गया और ये कहा गया कि बिहार सरकार की तरफ से जो फिलहाल सर्वे करवाया जा रहा है वो सही है और उनकी तरफ से हरी झंडी मिल गई। उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से सबसे पहले यहां पर कैविएट दाखिल की गई। जो बिहार सरकार के सरकारी एडवोकेट हैं मनीष सिंह, उनके द्वारा एक कैविएट अर्जी दाखिल की गई और ये कहा गया कि उनको ये संभावना है कि इस पूरे सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। और हुआ वही कि सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई और ये कहा गया कि जो सर्वे है, जो सर्वे का आदेश फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने दिया है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। 3 याचिकाएं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है। लेकिन पहली जो याचिका है वो एक सोच एक प्रयास नाम की एक संस्था है उसके द्वारा दाखिल किया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि इस पूरे मामले में पटना हाईकोर्ट ने तमाम पक्षकारों की जो दलीलें हैं वो विस्तृत रूप से नहीं सुनी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करे और न केवल समीक्षा करे बल्कि जब तक इस पूरे मामले में फाइनल हियरिंग डिसाइड नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के बीच में बिहार सरकार भी कैविएट में है, यानी कि बिहार सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। बिहार सरकार की तरफ से मनीष सिंह जो उनके एडवोकेट हैं वो कोर्ट में दलील रखेंगे और वो पूरी ये कोशिश करेंगे कि पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है वो तमाम तथ्यों के आधार पर ही दिया गया है, तमाम जो मानक है संविधान के मूल अधिकारों को लेकर उसके आधार पर ही तमाम मानकों को हाईकोर्ट ने परीक्षण करके ही एक डिटेल जो आदेश है वो दिया है। और बिहार सरकार के द्वारा जो फिलहाल जातीय आधारित जो सर्वेक्षण या जो सर्वे किया जा रहा है वो नियमों के खिलाफ नहीं है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कितना कन्विंस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कितना कन्विंस होता है कि वाकई पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि अभी फिलहाल ऐसा स्टेज नहीं है कि जब पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए। क्योंकि विभा आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पूरे मामले को हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया था और हाई कोर्ट से कहा था कि वो खुद इस पूरे मामले की सुनवाई करें और ये तय करें कि जो फिलहाल याचिकाकर्ताओं के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इस मैटर को वहां भेजा था। अब उसके बाद जब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को डिसाइड कर दिया है उसके बाद दोबारा इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें केस के मेरिट पर बहस होनी है। अब ये देखना है कि क्या आउटकम फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का निकल कर आता है। ऐसे में सुशील ये माना जाए कि बिहार सरकार का ग्राउंड यहाँ मजबूत नजर आता है क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को पटना हाईकोर्ट में भेजा था और वहां पर उन्हें तमाम पहलुओं को देखने के लिए कहा गया था, वहां से जब ये फैसला है कि जातीय गणना कराई जाए वैसे में ये ग्राउंड बिहार सरकार के लिए ज्यादा मजबूत हो जाता है। जी देखिए विभा, एज ऑफ नाउ बिहार सरकार यहां पर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि तमाम तथ्यों के परीक्षण के आधार पर ही हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से साफ तौर से कई सवाल उठाए गए और ये कहा गया है कि ये आनन फानन में लिया गया फैसला है और जिस तरह सर्वेक्षण करवाया गया है उसमें तमाम जो तय मानक राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो सर्वे किया जा रहा है वो प्रक्रिया फिलहाल गलत है। सर्वे की प्रक्रिया में जिन जिन लोगों से राय लेना चाहिए उनमें साफ तौर से फोन पर कुछ अधिकारी बात करके ये तय कर देते हैं। तो तमाम ऐसी तकनीकियां हैं जिसको लेकर
लेकर फिलहाल याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में दलील दे सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से भी विरोध इसका किया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से लगभग जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है वो 95% पूरी हो गई है। तो ऐसे में बिहार सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से इंटरफेयर करे। चूंकि देखना बेहद अहम होगा जब इस पूरे मामले में अभी सुनवाई होगी, दलीलें क्या रखी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट कन्विंस कितना होता है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है, सुनाया जाता है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। हॉस्टल खोलने की मांग ये तमाम छात्र जो हैं वो इस वक्त करते हुए पटना यूनिवर्सिटी की शर्तों के साथ हॉस्टल खोलने को तैयार है। पटना यूनिवर्सिटी का लगातार ये कहना है कि कुछ शर्तें जो हैं वो अब इंप्लीमेंट की जाएंगी, वो लागू की जाएंगी और उसी के आधार पर ये हॉस्टल्स खुलेंगे। छात्रों को पीयू की शर्त मंजूर नहीं है। ये छात्र उन शर्तों के साथ हॉस्टल को खाली नहीं कराना चाहते हैं। आपको जैसी जानकारी कि यहां पर 2 जो हॉस्टल है मिंटो, उन्हें खोल दिया गया है, उसके आदेश जरूर दिए गए हैं और ये कहा गया कि सभी धर्मों के जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर सभी हॉस्टल्स में साथ में रहेंगे। किसी के लिए धर्म या संप्रदाय विशेष तरीके से यहाँ पे हॉस्टल नहीं खुलेंगे। लेकिन इसी का विरोध अब ये छात्र करने लगे हैं। तो हॉस्टल खोलने की मांग पर छात्रों का विरोध आज पीयू में साफ तौर पर नजर आता हुआ। पटना यूनिवर्सिटी में हुए गोलीबारी के बाद जिस तरीके से कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए चारों हॉस्टल को बंद कर दिया, हालांकि अब हॉस्टल को खोलने का आदेश दिया है लेकिन अपनी शर्तों के साथ, और वो शर्त जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि छात्र एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 हॉस्टल खोला जा रहा है लेकिन आप लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। खोला नहीं जा रहा है, भरमाया जा रहा है। पटना कॉलेज का प्रिंसिपल और पटना विश्वविद्यालय का वीसी दोनों ऐसा पॉलिटिकल आदमी है। ये लोग अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में एक राज्यपाल बनना चाहते हैं तो एक वीसी बनना चाहते हैं। ये लोग अपने राजनीति रोटी सेकने की वजह से सभी छात्रों के जीवन को अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। अगर छात्र की सहमति मांगी गई कि आप कैसे रहना चाहते हैं, छात्रों ने कहा कि पहले जैसे रहते थे हमको उसे रहने दिया जाए, फिर वीसी और प्रिंसिपल मिलकर अपनी मनमानी क्यों चलाते हैं? क्यों बुलाए हुए क्या बिना किसी छात्र को बुलाए हुए मीटिंग कर लेते हैं आपस में और एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि आप सभी को हॉस्टल का नाम चेंज कर दिया जाएगा, 1, 2, 3 नंबर रख दिया जाएगा। उसके बाद सभी बच्चों को, अच्छा एक चीज बताइए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, हम आपको 4 मुक्का पीछे से मार देते, पेट में दर्द होगा कि पीठ में दर्द होगा? दोनों जगह दर्द होगा ना। तो आपसे पूछेंगे कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है? आप लोगों से बातचीत कर नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बातचीत बंद कर दी है, बातचीत ही नहीं करना चाह रहे हैं। हिटलर साहिब पटना विश्वविद्यालय के वीसी और प्रोक्टर के द्वारा छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ किया जा रहा है। कल चल के हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों का MA का एग्जाम है, उनके भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बारिश हो रही है और बारिश में ये छात्र भीगने को मजबूर है और इस बारिश में भीगते हुए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनको रहने के लिए जगह नहीं है। अपने रहने के लिए हॉस्टल के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन इन छात्रों से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये साफ तौर पर करेंगे, करे तो क्या करें। हम लोग सड़क पे आ गए हैं, गंगा किनारे गुजर बसर कर रहे हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन हमारा कोई बात नहीं सुन रहा। कैमरा दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीपीयू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, चूंकि पहले हॉस्टल खोलने की मांग ये स्टूडेंट कर रहे थे कि हॉस्टल को खोल दिया जाए, ये दोषी नहीं है, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सभी को दंडित करना अनुचित होगा। अब जब हॉस्टल खोलने की बात आ रही है तो शर्तों को जोड़ा गया। आखिर किन शर्तों पर विरोध है? क्या मानने के लिए ये छात्र उसे उचित नहीं मानते हैं? तरीके से हॉस्टल का जो मामला है लगातार यूनिवर्सिटी में गरमाया हुआ है। पहले चारों हॉस्टल को बंद कर दिया गया गोलीबारी के कारण और जब छात्र लगातार विरोध कर रहे थे, हॉस्टल की मांग कर रहे थे, तो अब यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल खोलने की परमिशन तो दे दी गई है। 2 हॉस्टल खोला जा रहा है, मिंटो और नदवी। लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो शर्त है कि अब किसी धर्म विशेष को कोई एक हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले जो इकबाल हॉस्टल था वहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के जो छात्र थे वो रहते थे। जैक्सन हॉस्टल की अगर हम बात करें तो वहां यादव समुदाय के जो छात्र थे वो रहते थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर शर्त लगा दिया है कि जितने हॉस्टल है, चारों हॉस्टल जिसे बंद कराया गया है, वो अब किसी धर्म विशेष को नहीं दिया जाएगा। चारों हॉस्टल के नाम अलग रखे जाएंगे, यानी हॉस्टल 1, हॉस्टल 2, हॉस्टल 3 और हॉस्टल 4।
4 हॉस्टल के अलग अलग नाम होंगे और सभी धर्म के जो छात्र हैं सभी हॉस्टल में रह सकते हैं। विनीता, तो इसका विरोध क्यों? क्योंकि अगर ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है, तो हॉस्टल खुलना उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे उसका नाम कुछ भी रख दीजिए। जाति, धर्म या संप्रदाय से आखिर क्या वास्ता है? बिल्कुल, यही सवाल जब छात्रों से हमने किया तो छात्र का कहना था कि जब पहले धर्म विशेष में हॉस्टल नहीं बांटा गया था तब मुस्लिम समुदाय और समुदाय छात्र एक साथ रहते थे, तो ऐसे में मर्डर भी हुई है, हत्याएं भी हुई है, और यही वजह था कि कॉलेज प्रशासन ने अलग अलग धर्मों के लिए जो हॉस्टल है उसे अलग अलग कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से कॉलेज वही गलती कर रहा है, धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश रहा है। और जो मुस्लिम समुदाय के जो छात्र हैं उनका कहना है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं इकबाल हॉस्टल में, क्योंकि उनके धर्म के लोग वहां रहते हैं, ऐसे में वो हिंदू छात्रों के साथ नहीं रह सकते। दूसरी तरफ हिंदू छात्रों का कहना है कि वो अपने धर्म के साथ, अपने छात्रों के साथ, स्टूडेंट के साथ रहते हैं, तो वो एक साथ नहीं रह रहे। ऐसे में अब छात्र कह रहे हैं कि उनके जो सामान है, पढ़ने लिखने के जो कॉपी है, बुक्स हैं, वो हॉस्टल में बंद है। पहले वो हॉस्टल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब वो अपने जो हॉस्टल है उसके नामकरण के लिए लड़ रहे हैं। वो एक साथ हॉस्टल वाले जो छात्र हैं वो तैयार नहीं है। ऐसे में अब जो कॉलेज प्रशासन है उनका कहना है कि जिस तरीके से बमबारी हुई, गोलीबारी हुई, धर्म विशेष की जो लड़ाई हो रही थी, अब उसे एक सुझाया। दूसरी तरफ छात्र का कहना है। विनीता, क्या पटना यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से, प्रशासनिक लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? उनका क्या तर्क है? क्योंकि जिन ग्राउंड का हवाला ये स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ये तो उन अधिकारियों के दिमाग में भी होगा कि आखिर ये तब्दीली, ये बदलाव क्यों? अधिकारी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जो हॉस्टल में मारपीट हुई, गोलीबारी हुई, कहीं ना कहीं वो धर्म है, क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय एक जगह उचित होगा और मारपीट होगी, गोली चलेंगी, और यही वजह है कि हम उन्हें एक साथ लाना चाहते हैं। लेकिन जो छात्र हैं वो बिल्कुल दूसरे छोर पे खड़े हैं। उनका कहना है कि पहले हॉस्टल की लड़ाई थी, अब हम एक हॉस्टल में रहेंगे तो अंदर ही लड़ाई होगी, और जब अंदर ही लड़ाई होगी तो फिर से हत्याएं हो सकती है, छात्रों का ये कहना है। तो ऐसे में अब कॉलेज क्या रुख अपनाता है ये देखना होगा, क्योंकि कॉलेज की तरफ से कर रहा है 4 हॉस्टल थे, अब वो नाम से नहीं जाने जाएंगे, 1, 2, 3, 4 के नाम से जाने जाएंगे, और कोई धर्म विशेष को हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन, क्योंकि लगातार विभाग पिछले दिनों लगातार यूनिवर्सिटी में हंगामे होते रहे हैं, गोलीबारी होती रही है, बम रखने की खबर भी हॉस्टल से सामने आई है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए हॉस्टल को पहले तो बंद कराया और अब शर्तों के साथ हॉस्टल को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन छात्र अभी ये शर्त मानने को तैयार नहीं है। पुतला दहन किया गया, बारिश में छात्र भीग रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक उनकी मांगों पर कॉलेज प्रशासन विचार नहीं करेगा वो ऐसे ही पुतला दहन करते रहेंगे, क्योंकि वो पहले तो हॉस्टल खुलवाना चाहते हैं, लेकिन अब हॉस्टल खुल रहा है तो सिर्फ हॉस्टल खुलवाना नहीं बल्कि शर्तों के साथ ही अगर हॉस्टल खुल रहे हैं तो पढ़ने वाले इन छात्रों को आपत्ति किन आधारों पर है और क्या ये आधार सचमुच वाजिब हैं, इसे भी कॉलेज प्रशासन जरूर देखता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वनीता तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में राजभवन और राज्य सरकार फिर एक बार आमने सामने आ रहे हैं। इस बार ये तल्खी झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को लेकर है। राजनीतिक परिपाटी के बिल्कुल उलट इस विधेयक में कुलाधिपति का पद मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षित कर दिया गया है, जबकि अब तक कुलाधिपति के पद को राज्यपाल ही सुशोभित करते रहे हैं। झारखंड में राजभवन और राज्य सरकार के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। सदन में पारित विधेयक को लगातार आपत्तियों के साथ लौटाए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने भी राज्यपाल के अधिकार में संधमारी कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार ने परिपाटी और परंपरा के उलट कुलाधिपति के पद पर मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई है। मॉनसून सत्र में सदन से पारित झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 में कुलाधिपति के तौर पर मुख्यमंत्री का नाम दर्ज है। कांग्रेस का साफ कहना है कि राज्यपाल राज्य सरकार को जरूरी सुझाव जरूर दें, लेकिन किसी पार्टी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बने। राजभवन एक संवैधानिक संस्था है, समय समय पर राज्य सरकार को दिशा निर्देश और सुझाव देने का काम करती है। राज्यपाल किसी पार्टी विशेष का इंस्ट्रूमेंट ना बने और राजनीतिक पचड़े में वो ना पड़े और
महामहिम राज्यपाल जी, आप अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करें। सदन में इस विधेयक के पास होने के 24 घंटे के अंदर बीजेपी के विधायकों ने राजभवन जाकर आपत्ति जताई। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे बीजेपी विधायकों ने इसे काला कानून बताया। बीजेपी का आरोप है कि सीएम ने शिक्षा का राजनीतिकरण किया है। अरे मुख्यमंत्री जी, अब सब कुछ होंगे, भ्रष्टाचार के वो प्रतीक होंगे और भ्रष्टाचारियों के जमात के वो नेता के रूप में जाने जाते हैं झारखंड में। आज इर्द गिर्द जितने उनके थे, आज वो जेल में नजर आ रहे हैं, कानून के शिकंजे में नजर आ रहे हैं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश पर बंदिश होनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने शिक्षा में राजनीतिक करने का काम किया, राजनीतिकरण करने का काम किया, इसका हम विरोध कर। सरकार के जो प्रारूप है विधेयक का, वही कानून सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है, न जनता के हित में है वो। सदन में बीजेपी ने प्रतियोगी परीक्षा विधेयक और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पर जोरदार तरीके से आपत्ति जताई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विधेयक राजभवन से लौटाए जाते हैं या राज्यपाल की इस पर मुहर लगती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।